इंडिया में जैसे हम किसी महान शख्सियत की पुण्यतिथि मनाते हैं, ठीक उसी तरह दुनिया भर के क्रिश्चियंस हर साल 17 मार्च के दिन सेंट पैट्रिक्स डे मनाते हैं। लोग सेंट पैट्रिक की याद में बड़ी धूमधाम से ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। हमारे आज के केस की भी शुरुआत होती है सेंट पैट्रिक्स डे की रात से। साल 1990 18 मार्च की सुबह, यानी कि सेंट पैट्रिक्स डे के ठीक अगले दिन, अमेरिका के बॉस्टन शहर के इजाबेला स्टुअर्ट गार्डनर म्यूजियम में 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे। आगे बढ़ने से पहले आपको इस म्यूजियम की हिस्ट्री बता देते हैं। इजाबेला स्टुअर्ट बॉस्टन की एक आर्ट कलेक्टर थी। वो शौकिया तौर पर दुर्लभ मानी जाने वाली पेंटिंग्स, प्राचीन मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ, वास्तुकलाएं और कई ऐसी चीज़ें इकट्ठा किया करती थी। 1903 में उन्होंने अपने इस कलेक्शन का प्रदर्शन करने के मकसद से इस म्यूजियम की स्थापना की। म्यूजियम में जगह जगह इंफ्रारेड मोशन डिटेक्टर, कैमरास और अन्य सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हुए थे। 1924 में इजाबेला गार्डनर का देहांत हो गया। उनकी आखिरी इच्छा थी कि म्यूजियम की किसी भी चीज़ को बेचा ना जाए और म्यूजियम में किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। अब हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सेंट पैट्रिक्स डे की रात यानी 18 मार्च की सुबह करीब 1 बजे, अब आप इसे चाहे 17 मार्च की रात कह लो या 18 मार्च की सुबह, म्यूजियम के मेन गेट पर दस्तक होती है। उस वक्त म्यूजियम में नाइट ड्यूटी पर 2 गार्ड्स तैनात थे। 23 साल का रिक अबाद और 25 साल का रैंडी हेस्टन दोनों ही चौंक जाते हैं। अंदर से आवाज़ लगाने पर पता लगता है कि बाहर 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं। वो गार्ड से कहते हैं कि उन्हें सेंट पैट्रिक्स डे के सेलिब्रेशंस के चलते म्यूजियम में कुछ उथल पुथल की जानकारी मिलती है। हालांकि म्यूजियम में रात के वक्त किसी का भी जाना अलाउड नहीं था। पुलिस ऑफिसर के जोर डालने पर गार्ड्स उन्हें अंदर आने देते हैं। एक ऑफिसर अबाद की तरफ देखते हुए कहता है कि इसकी शक्ल उससे मिलती है जिसके खिलाफ हमें अरेस्ट वारंट मिला है। वो अबाद को सिक्योरिटी डेस्क से उठने को कहता है और उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगा देता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी डेस्क ही एक ऐसी जगह थी जहां म्यूजियम का पैनिक बटन लगा हुआ था। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स रैंडी को भी जबरन पकड़ लेते हैं। वो दोनों गार्ड्स को म्यूजियम के बेसमेंट में ले जाते हैं और फिर उन्हें वहां लगे एक खंबे से बांध देते हैं। दोनों गार्ड्स के मुंह पर टेप लगा दी गई थी और उनकी जेब से उनके बटुए निकाल लिए जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स दोनों की आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं और कहते हैं कि अब हम तुम दोनों के एड्रेस जानते हैं, तो अपना मुंह खोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अबाद और रैंडी समझ जाते हैं कि ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स के भेष में म्यूजियम को लूटने आए हैं। लुटेरों को पता होता है कि म्यूजियम में गार्ड्स के अलावा और कोई भी नहीं है और अगले शिफ्ट तक वहाँ कोई भी नहीं आएगा। इसके बावजूद वो कुछ देर वहीं छिपकर इंतज़ार करते हैं। जब उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि गार्ड्स ने पैनिक बटन नहीं दबाया था, तब वो म्यूजियम की दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो फ्रेम का शीशा तोड़कर द स्टॉर्म ऑफ द सी ऑफ गैलिली और अ लेडी एंड जेंटलमैन इन ब्लैक नाम की 2 पेंटिंग्स को ज़मीन पर दे मारते हैं। वो रेम्ब्रांड्स सेल्फ पोर्ट्रेट को भी दीवार से अलग करने की कोशिश करते हैं, पर लकड़ी पर बनाए जाने के कारण ये काफ़ी भारी होती है, इसलिए वो रेम्ब्रांड की छोटी पेंटिंग जो कि उसी के बगल में लगी होती है उसे उठा लेते हैं। इसके बाद लुटेरे लैंडस्केप विद ओबेलिस्क और द कंसर्ट को चाकू से काट कर निकाल लेते हैं। वो चाइनीज़ इतिहास से जुड़ा गू नाम का एक केस से बना पतीला भी चुरा लेते हैं। वो फर्स्ट फ्लोर से एक बेहद कीमती गिड का गुंबद भी निकाल लेते हैं। इसी के साथ वो दिगास नाम आर्टिस्ट के 5 स्केचेस भी चुरा लेते हैं। फिर वो चेस तोटोनी नाम की पेंटिंग भी चुरा लेते हैं। म्यूजियम से बाहर निकलने से पहले दोनों लुटेरे सिक्योरिटी ऑफिस में घुसकर अपनी गेट से एंट्री की वीडियो कैसेट निकाल लेते हैं और मोशन डिटेक्टर से डेटा प्रिंट आउट भी निकाल लेते हैं। 2:45 पर दोनों लुटेरे म्यूजियम से बाहर निकलते हैं। करीब 2 घंटे के अंदर वो म्यूजियम की 13 कीमती चीज़ें गायब कर चुके होते हैं। वो एक एक कर चोरी के सामान को म्यूजियम के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में ले जाकर रखने लगते हैं। सुबह दूसरे गार्ड्स अपने शिफ्ट के लिए आते हैं और म्यूजियम का डोरबेल बजाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद म्यूजियम के अंदर दोनों गार्ड्स की आंख लग गई है, इसीलिए वो अपने सुपरवाइज़र को इस बात की इत्तला देते हैं। सुपरवाइज़र म्यूजियम की चाबी लेकर पहुंचता है। अंदर जाने पर सुपरवाइज़र को सिक्योरिटी डेस्क पर कोई नज़र नहीं आता। उसकी नज़र दीवार पर लगी खाली फ्रेम्स पर पड़ती है। तुरंत पुलिस को खबर दी जाती है, जो अब तक बेसमेंट में बंधे हुए अबाद और रैंडी को छुड़ाते हैं। केस दर्ज किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी लूट है। चोरी की गई सारी पेंटिंग्स और अन्य चीज़ों की वैल्यू उस जमाने में कुल 20 करोड़ रुपए थी, जो कि आज की तारीख में कितनी होती शायद हम गिन भी न पाए। 1.5 घंटे में 20 करोड़ की हेरा फेरी सोच कर देखिए।
म्यूजियम में हुई तोड़फोड़ को देखकर एक बात तो साफ हो गई थी कि दोनों चोरों को आर्ट की कोई नॉलेज नहीं थी, वरना वो ऐसे फ्रेम को तोड़कर उन्हें डैमेज नहीं करते। चोरों ने कुछ ऐसे पेंटिंग्स पीछे छोड़ दी थी जिनकी वैल्यू चुराई गई पेंटिंग्स के मुकाबले कई गुना ज़्यादा थी। मतलब साफ था, ना ही ये कोई प्रोफेशनल लुटेरे थे और ना ही इन्हें किसी आर्ट कलेक्टर ने हायर किया था। चोरी की जानकारी देने वाले किसी भी शख्स को 10 लाख का इनाम मिलने की घोषणा की गई, पर कोई भी सामने नहीं आया। FBI को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया, पर वो भी कुछ खास पता नहीं लगा पाई। म्यूजियम से कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलने पर FBI गार्ड्स और लुटेरों के फिंगरप्रिंट्स को अलग अलग करने में नाकाम रही। दोनों गार्ड से भी कड़ी पूछताछ की गई, पर यहाँ भी पुलिस को नाकामी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। गार्ड से लुटेरों के स्केच बनवाए गए, पर स्केच से मिलता जुलता कोई शख्स पुलिस को नहीं मिला। इतना ही नहीं, पुलिस ने यहाँ तक कह दिया था कि जिसने भी म्यूजियम से चीज़ें चुराई हैं, अगर वो सामने आकर अपना जुर्म कबूल करता है तो वो उस पर लगे सारे आरोप खारिज कर दिए जाएंगे। इतना कहने पर भी चोरों का कोई नामो निशान नहीं मिला। आज 30 साल से भी ऊपर हो चुका है, पर FBI अब तक उन लुटेरों को नहीं ढूंढ पाई है। म्यूजियम की दीवारें आज भी चुराई गई पेंटिंग्स के इंतजार में है और इजाबेला का परिवार आज भी चोरी की गई पेंटिंग्स लौटाने वाले को $10 मिलियन का इनाम देने को तैयार है।